Hello everyone, this is Kuldeep Kartaliwal and you are watching my channel Kuldeep's Biology. I hope you are doing well. आप सभी वीडियोस को देख रहे हो। अगर आपको बेनिफिशियल लग रही हैं तो आप औरों से भी शेयर करो ताकि सबको फ़ायदा हो सके। अभी हम हमारा लास्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज़ आवर एनवायरनमेंट। व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट जो भी चीज़ें हम आसपास अपने देखते हैं, everything which surrounds us, it includes both living and non-living components. लिविंग को हम बायोटिक कंपोनेंट कह देते हैं एंड नॉन लिविंग को एबायोटिक कंपोनेंट कह देते हैं। लिविंग में आ जाएंगे या फिर बायोटिक कंपोनेंट में आ जाएंगे जो भी हम प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, जो भी अपने आसपास लिविंग चीज़ों को देखते हैं, और एबायोटिक कंपोनेंट में वाटर, एयर वगैरह ये सब आ जाएंगे। इन्वायरमेंट अफेक्ट आवर लाइफ। ऑब्वियसली जो इन्वायरमेंट है हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है, हम उस पर डिपेंडेंट हैं। हमारी हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट किसी भी ऑर्गेनिज्म की, हैबिटेट का मीनिंग होता है जहाँ पे हम रहते हैं उस जगह को, और हम भी जो एक ऑर्गेनिज्म है वो भी अपने इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करता है, तो दोनों एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं। सब्सटेंस दैट आर कंपोज्ड, और इन्वायरमेंट में ऐसे सब्सटेंस जो डिकम्पोज हो जाएं, उनको इजीली डिकम्पोज हो जाएं, उनको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट में वो सभी चीज़ें आ जाएंगी जैसे कि सब्जियों के छिलके वगैरह, फ्रूट्स के, जो भी इजीली बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको डिग्रेड कर देते हैं इजीली, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई वगैरह। लेकिन जो नॉन डिग्रेडेबल होंगे उनमें कुछ केमिकल्स, डीडीटी, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक्स, ये सब आ जाते हैं, तो इनको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, तो इनको हम क्या कहेंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल। एक्चुअली नॉन बायोडिग्रेडेबल परसिस्ट इन एनवायरनमेंट फॉर लॉन्ग टाइम। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं होते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम तक रहते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को हार्म भी करते हैं। एक तरीके से हमारे लिए वो बैड इम्पैक्ट करेंगे एनवायरनमेंट में और इकोसिस्टम में। व्हाट इज़ इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट? जो भी ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। एक ऑर्गेनिज्म जब अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है, जहाँ पे वो रह रहा है, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। सो एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। इकोसिस्टम दो तरीके का हो सकता है, मैन मेड इकोसिस्टम हो सकता है और नेचुरल। मैन मेड में आ जाएंगे जैसे कि हमारे खेत हैं, जैसे फार्म्स हैं, क्रॉप लैंड, एक्वेरियम, जो भी मैन मेड गार्डन्स वगैरह हैं वो आ जाएंगे। नेचुरल में एक्वेटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो अपने आप नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। एक्वेटिक में दोनों तरीके के मैराइन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल जो ज़मीन पे पाए जाते हैं उसमें फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, ये आ जाएंगे। और ये सभी चीज़ें किसी न किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो एक्वेटिक है, मैराइन है, फ्रेश है, टेरेस्ट्रियल है, ये सभी जो प्लेसेस हैं हैबिटेट के तौर पे वर्क करती हैं किसी न किसी ऑर्गेनिज्म के लिए। हैबिटेट मीन्स उनका घर जहाँ पे वो रहते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ दे सर्वाइव एन इकोसिस्टम। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं कैसे वो अपना फूड लेते हैं उसके बेसिस पे उनको हम डिवाइड करते हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अगर नाम आता है वो आता है प्रोड्यूसर्स का। प्रोड्यूसर में आते हैं ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको कि हम साइनोबैक्टीरिया भी कह देते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो ग्रीन प्लांट है या फिर साइनोबैक्टीरिया है, ये अपना खुद से फूड बना सकते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है, और जो प्रोसेस जिसके थ्रू वो फूड बनाते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, जो कि आपने लाइव प्रोसेस में अच्छे से पढ़ा होगा। नेक्स्ट, जो ग्रीन प्लांट को जो ऑर्गेनिज्म खाएंगे, जो ग्रीन प्लांट क्या थे, प्रोड्यूसर्स ने जो फूड बनाया उनको खाएंगे, दोज आर नोन एज कंज्यूमर्स। इट इंक्लूड ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम उन पर डिपेंड करते हैं। कंज्यूमर्स प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। तो कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, वो हर्बीवोर हो सकता है, कार्निवोर्स हो सकता है। हर्बीवोर्स मीन्स वो ग्रास ईटिंग है, कार्निवोर्स फ्लैश ईटिंग है। पैरासाइट्स जो किसी और की बॉडी पे रहते भी हैं और वहीं पे खाते भी हैं, उसी ऑर्गेनिज्म से फूड भी लेते हैं। पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो फूड और एंड शेल्टर के लिए डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे।
देन ऑमनीवोर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स भी खा लेते हैं और फ्लैश भी खा लेते हैं, दोनों तरीके के फूड वो ले सकते हैं। दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ऑमनीवोर्स। एग्जाम्पल है क्रो। अगर हर्बीवोर्स की एग्जाम्पल देखें तो काउ, डीर, जो भी आपके दिमाग में आता है हर्ब्स खाते हैं वो हर्बीवोर्स हैं। कार्निवोर्स जो फ्लैश खाते हैं, ओनली फ्लैश खाते हैं, वो हर्ब्स नहीं खाते हैं, जैसे कि टाइगर लॉयन वगैरह हो गया। देन पैरासाइट्स में जैसे कि प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है हमारी बॉडी में, मॉस्किटो के थ्रू आता है, हमें मलेरिया कॉज कर जाता है। इसके अलावा और बहुत से ऐसे पैरासाइट्स हैं। कॉमन पैरासाइट आप लाइस टिक्स को ले सकते हैं, जो ह्यूमन बॉडी पे रहते हैं लाइस, और टिक्स जो अदर एनिमल्स में, डॉग्स वगैरह में, कैटल्स में कॉमनली देखे जाते हैं, उनकी बॉडी पे रहते भी हैं और फूड भी उन्हीं से लेते हैं। नेक्स्ट थिंग इज डीकम्पोजर। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? फंजाई एंड बैक्टीरिया। डीकम्पोज नाम से ही पता चलता है, जो ब्रेक डाउन करते हैं, जो भी प्लांट एनिमल मर जाते हैं तो उनकी बॉडी को जो डीकम्पोज करेंगे, तोड़ेंगे, उनको डीकम्पोजर कहते हैं। ये जो फंक्शन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है अर्थ को क्लीन करने के लिए। फंजाई और बैक्टीरिया ये काम करते हैं। दस डीकम्पोजर हेल्प इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फूड चेन रेफर्स टू अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट बायोटिक ग्रुप्स इन सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। जो फूड चेन होता है, फूड चेन क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है और उसको कोई और खाता है, दैट इज़ नोन एज फूड चेन। जैसे कि ग्रास को डीर खाती है तो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गया। ग्रास ऑटोट्रॉफिक है, उसने अपना फूड बनाया, उसको उसने अपना फूड अपनी लाइफ प्रोसेसेस में यूज़ कर लिया, लेकिन जो उसने बचा के रखा हुआ था इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, तो वो किसने ले लिया? डीर ने ले लिया। अब डीर ने अपनी लाइफ प्रोसेसेस चलाई और इसके बाद जो भी उसका ग्लाइकोजन के तौर पे उसका फूड जो स्टोर्ड था वो नेक्स्ट लॉयन ने ले लिया। तो इस तरीके से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में फूड जो है पास होता चला जाएगा। दैस जो ये चेन बनती है दैट इज़ नॉन एज फूड चेन। यहाँ पे फूड चेन के 3 स्टेप दिखाए हैं। In a food chain, biotic component where transfer energy take place is called trophic level. ऐसा बायोटिक कंपोनेंट जिसमें से एक से दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसे ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। ट्रॉफिक लेवल मीन्स एनर्जी का एक लेवल है, जैसे कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पास हो रही है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, जैसे कि ग्रासेस से डीर को, डीर से लॉयन को। लेकिन जो ये एनर्जी है वो कैसे पास होती है वो अभी हम पढ़ेंगे। जैसे ही सनलाइट फॉल करती है लीव्स पे, उस सनलाइट तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसका 1% ही जो है यूज़ होता है प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस में। और जो एनर्जी का फ्लो होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में होता है। दैट्स वाई इसका जो पिरामिड बनता है वो हमेशा अपराइट बनता है। एनर्जी का जो पिरामिड बनता है वो अपराइट बनता है। अपराइट का मीनिंग अभी हम बताते हैं कि सीधा बनता है। नीचे जो एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये जो प्रोड्यूसर है इनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 1000 किलो जूल है, क्योंकि इन्होंने अपना खुद फूड बनाया है, बहुत सी एनर्जी मिली, लेकिन उसमें से अपनी लाइफ प्रोसेसेस में यूज़ करने के बाद नेक्स्ट जिस भी कंज्यूमर ने खाया उसको 1000 में से 100 किलो जूल ही मिली। और उससे जो नेक्स्ट कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर हम उसे कहेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला है सेकेंडरी कंज्यूमर, उसको 10 किलो जूल मिल रही है, और सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शरी कंज्यूमर खाएगा उसको 1 ही किलो जूल मिल रही है। सो इससे हमें ये पता चलता है कि नीचे जो एनर्जी बहुत ज़्यादा थी और ऊपर एनर्जी कम होती चली जा रही है। तो इसीलिए जो एरो है इस डायरेक्शन में शो होता है और अपवर्ड ही फ्लो करती है एनर्जी, कभी डाउनवर्ड फ्लो नहीं करती है। तो अपराइट होता है इसका जो हम पिरामिड बनाते हैं एनर्जी का। और दूसरी चीज़, इस लॉ को 10% लॉ भी कहते हैं। जो एनर्जी है वो 10% ही नेक्स्ट जनरेशन में पास होगी, बाकी 90% जो एनर्जी है वो यूज़ कर ली जाती है नॉर्मल प्रोसेसेस के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो इसे हम क्या कहेंगे? 10% लॉ ऑफ एनर्जी। तो ये आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा? आपको क्वेश्चन मैक्सिमम जो है केसेस दिए जाएंगे। सीबीएसई के जो आप सैम्पल पेपर देखते हो उसमें आपने देखा भी होगा कि इस तरीके से जो एनर्जी ऐसे ऐसे पास कर रही है तो इस लॉ को क्या कहते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि इसको 10% लॉ कहते हैं अगर इसी तरीके से एनर्जी पास हो रही है।
तो याद रखना है। और एनर्जी का पिरामिड दे सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि ये अपराइट पॉसिबल है या फिर डाउन, या फिर ये किसी और भी शेप में पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो आपने कहना है कि ये एनर्जी का जो पिरामिड है इसी शेप में पॉसिबल है, इस शेप में इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। एनर्जी का पिरामिड हम इस तरीके से शो नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट थिंग इज ओके, वाइल द कंसंट्रेशन, लेकिन अगर हार्मफुल केमिकल्स की बात करें वो बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट टू, जैसे हमने कहा था कि एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से जब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जाती है तो उसकी जो अमाउंट है वो कम होती चली जाती है। कहते हैं कि एनर्जी जो 10% ही पास होती है, लेकिन इसका उल्टा जो बायोमैग्निफिकेशन प्रोसेस है इसके भी आपको ऐसे ही केस मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में, कि जो बायोमैग्निफिकेशन प्रोसेस है उसमें जो केमिकल है उनका अमाउंट हर एक ट्रॉफिक लेवल में, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में इंक्रीज होता दिखाई देता है। कैसे कि जैसे कि ग्रासेस में मान लो हम डीडीटी पहले यूज़ करते थे, अभी तो बैंड है, ग्रासेस में हम डीडीटी को यूज़ किया जाता था और उसमें अमाउंट है 10 ppm। 10 ppm का मीन्स है 10 पार्ट्स पर मिलियन। तो ग्रासेस में अगर 10 पार्ट्स पर मिलियन है तो डीर उनको खाएंगे, जो भी डीर, कोई भी हर्बीवोर यहाँ पे लिखा हो सकता है। जब आपको क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे डीर की जगह कोई और एनिमल भी हो सकता है जो कि हर्बीवोर है। यहाँ पे गॉट हो सकता है, शीप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो डीर या फिर जो भी हर्बीवोर उसे खाएगा तो वो एक ग्रास खा के बस नहीं करेगा, वो बहुत से ग्रासेस खाएगा। उसके कारण जो हर्बीवोर है उसके अंदर वही कंसंट्रेशन डीडीटी का बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो अपने एक डे में बहुत से ग्रासेस ले रहा है और पूरे लाइफ टाइम में उससे भी ज़्यादा। तो उसके अंदर जो डीडीटी का अमाउंट है ऑब्वियसली ग्रासेस के कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाएगा। सिमिलरली लॉयन जब अपना फूड लेगा वो भी एक डीर को खाने के बाद बस नहीं बोल देगा, जितना उसको ईजिली डीर मिल रहे हैं या डेली बेसिस पे या कुछ दिनों बाद, उनका नंबर ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो जो डीडीटी का अमाउंट है डीर से ज़्यादा लॉयन में पाया जाएगा, क्योंकि डीर ने लॉयन ने एक डीर नहीं खाई है, बहुत से डीर्स खाए होंगे। तो इसीलिए जो अमाउंट है पेस्टिसाइड्स का, केमिकल्स का, हार्मफुल केमिकल्स का बढ़ता चलेगा, जैसे कि एनर्जी इसका उल्टा लो होती चली जा रही थी। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ह्यूमन बॉडीज़ में पाई जाती है, क्योंकि हम ह्यूमंस ऑमनीवोर्स हैं, कुछ नहीं छोड़ते हैं, फ्लैश नहीं, और हर्बीवोर्स के तरीके भी एक्ट करते हैं। हम हर्ब्स भी खा लेते हैं, फ्लैश भी खा लेते हैं, जो भी मार्केट में अवेलेबल है वो मटेरियल भी खाते हैं। तो वो भी कुछ और एनिमल्स और प्लांट्स से ही बना होता है। तो दिस प्रोसेस इज नॉन एज बायोमैग्निफिकेशन। आपको ये इक्वेशन देके पूछा जा सकता है कि बायोमैग्निफिकेशन क्या है, या फिर एग्जांपल देके आपको उसको एक्सप्लेन करना हो सकता है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सच अकमुलेटेड केमिकल्स किस में होगी? ह्यूमन बॉडी में होगी, या फिर जो भी कोई टॉप कार्निवोर रहेगा। नेचुरली फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड। ऑब्वियसली फूड चेन जो नेचर में होती हैं ऐसे सीधी सीधी नहीं होती, जैसे हमने ये वाली फूड चेन देखी है या पहले देखी थी, तो वो इंटरकनेक्टेड रहती हैं। डीर को लॉयन ही नहीं, टाइगर भी तो खा सकता है। ठीक है, ग्रास को सिर्फ डीर ही नहीं, शीप या फिर कोई ग्रास होपर कोई और भी खा सकता है। तो इस तरीके से बहुत सी फूड चेन इंटरकनेक्टेड रहती हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे? फूड वेब कहेंगे, फूड वेब कहेंगे। और लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप, हर एक एनर्जी में, हर एक स्टेप में, ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का लॉस होता चला जाएगा। देयर इज जनरली बिग पॉपुलेशन एट लोअर ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम। जैसे कि प्रोड्यूसर का हम देखते हैं, प्रोड्यूसर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, उनको खाने वाले की थोड़ी सी कम, उनको फर्दर खाने वाले की और कम। जैसे कि लॉयन की पॉपुलेशन कम होती है, कंज्यूमर टॉप कार्निवोर है। आई होप अब अगर आपको समझ आ गया होगा कि फूड वेब क्या है, फूड चेन क्या है, बायोमैग्निफिकेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, इकोसिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस चैप्टर। So that's all for this video. I hope you are getting something from my videos. If these are beneficial for you, please like, share and subscribe my channel.
थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।